Good morning, students. Today is discuss about civics chapter number 4, जिसका शीर्षक है कानूनों की समझ। हम लोग पहले इससे पूर्व चैप्टर नंबर 3 में हमें संसद क्यों चाहिए के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि संसद का जो प्रमुख कार्य होता है वो कानूनों का निर्माण करना होता है, क्योंकि वो कार्यपालिका का कार्य करती है और जिसमें कानूनों का निर्माण करना। उसी क्रम में चैप्टर नंबर 4 में जो कानूनों की समझ जिसका शीर्षक है, उसमें कानून किस प्रकार से होते हैं, उनका पालन किस तरह किया जाता है, दुरुपयोग करने पर उनको क्या सज़ा दी जाती है, कानून का उल्लंघन करने वाले कैसे दंडित किए जाते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कानूनों को हमें किस प्रकार से समझना चाहिए, क्योंकि कानूनों की समझ हमें या हर व्यक्ति नागरिक को होना बहुत आवश्यक है। कानूनों की समझ। आज हम लोग इस अध्याय में जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, उसमें नंबर 1 भारत में कानून की शुरुआत किसने की, नंबर 2 कानून के शासन में भारतीयों का योगदान, नंबर 3 नए कानून किस तरह बनते हैं, और नंबर 4 घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भारत में कानून की शुरुआत किसने की। प्रश्न ये उठता है कि कानून की आखिर शुरुआत की किसने की। तो सर्वप्रथम हम लोग बहुत सारे लोग मानते हैं कि भारत में कानून की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की है, लेकिन कुछ इतिहासकारों में काफ़ी विवाद है कि औपनिवेशिक कानून मन पाने पर आधारित था। मन मानेपन का मतलब होता है स्वयं अपने इच्छा के अनुसार उसको लागू करना और उसको जब चाहे तब ख़त्म कर देना। ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई है। सन 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था, क्योंकि इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इनके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। इस प्रकार ये भारत में कानून की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य से हुई, जिन्होंने मनमानेपन पर आधारित अपने नियमों को बनाया, समय समय पर उसमें परिवर्तन किया, अपनी इच्छा के अनुसार उसमें परिवर्तन करते थे। अगला विषय इसी से संबंधित है, कानून के शासन में भारतीयों का योगदान। कानून के शासन में भारतीयों का क्या योगदान। भारतीय लोग अंग्रेज़ों के मनमाने कानून का विरोध करते रहे और तब तक करते रहे जब तक उन्होंने उसमें परिवर्तन नहीं कर दिया। भारतीय लोग कानून की व्यवस्था के ऐसे रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो, जिसमें सभी के लिए समान अधिकार हों, सभी के लिए सज़ा एक समान हो, जाति, लिंग या धर्म के आधार पर ना हो। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए, क्योंकि बहुत से लोग अंग्रेज़ों के साथ कानूनी पेशे में लगे भारतीय लोग भी थे, तो वो इस चीज़ को समझते थे और उसका विरोध भी करने लगे। भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने से पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे, क्योंकि धीरे धीरे नुकसान भारतीय लोगों को हो रहा था, उन्हीं पर बन जाए वो नियमों का पालन कराते थे। तो इसलिए भारतीय न्यायाधीश जो उसमें शामिल थे उनमें इसका प्रयोग किया। स्वतंत्र भारत के संविधान में हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो कानून बनाए जाते हैं, समय समय पर उनमें समस्याओं के आधार पर उनमें परिवर्तन भी किया जाता है।
और कुछ नए कानूनों का भी निर्माण किया जाता है। नए कानून किस तरह बनते हैं? क्योंकि नए कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में उसकी बहस किसी समस्या पर होती है, क्योंकि नया कानून तभी बन सकता है जब कोई समाज में कोई के प्रति कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसका कोई भी समाधान निकले, विवादित हो जाए, तो उसका अंतिम निर्णय ये होता है कि उसके लिए कोई कानून पारित किया जाए और उस कानून के आधार पर उसको टाला जाए। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं और यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, क्योंकि ये संसद, आपको मालूम है, लोकसभा का जो एमपी होता है वो जनता के द्वारा चुन के जाता है, तो उनका दायित्व होता है कि वो जनता के हित में कार्य करें। घरेलू हिंसा का सवाल संसद तक पहुंचा क्योंकि घरेलू हिंसा को रोकने का अधिनियम बनाया गया, क्योंकि इस अध्याय में एक हिंसा हुई थी जिसके चर्चा संसद तक पहुंच गई। वहां जाकर के एक नियम पारित हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं जेंडर इक्वलिटी, सतत विकास लक्ष्य 5, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता का मतलब जहाँ पर पुरुष और स्त्री को समान समझा जाए, एक समान समझा जाए, उनमें कोई भी किसी प्रकार का मतभेद ना हो। 2005 इसको समानता ये एक्ट लागू किया गया था, सतत विकास लक्ष्य 5, जिसमें लैंगिक समानता पर जोर दिया गया। अब आता है हर घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। घरेलू हिंसा क्या होती है? घर परिवार में होने वाली वारदात। यहाँ पर क्या था चित्र में, इसमें जो दिया गया था, वहाँ पर एक परिवार का कोई पुरुष या आमतौर पर पति हो सकता है और घर की किसी औरत, आमतौर पर उसकी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुँचाता है, मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, इसे क्या कहते हैं? यही घरेलू हिंसा कहलाती है। तो इसको यह उसे शारीरिक नुकसान हो सकता है, मारपीट भावनात्मक शोषण का कारण भी पहुँच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन, फिर अधिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2006 में महिलाओं की सुरक्षा को परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक कर बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी है। इस प्रकार से यहाँ पर देखा कि इस घरेलू हिंसा के कारण एक नया विधेयक पारित होकर के और एक नया अधिनियम 2006 में पारित हो गया था, महिला सुरक्षा अधिनियम। और ये सूचनाएं लगभग कई अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्र या मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहती। यहाँ पर सामने अक्टूबर 2006 जो पारित हुआ तो उसी के बारे में दिया गया है। और ये दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रही हैं, कह रही हैं, अरे सजिया आज का अखबार पढ़ा तुमने, ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। दूसरी व्यक्ति बोलती है कि महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे होते हैं। कहना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हम नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी, क्योंकि कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है, क्योंकि उन्हीं के पास ये सारा समस्या का समाधान हुआ था। उसी के बाद ये कानून पारित हुआ संसद में जाकर के और एक विधेयक पारित होकर के कानून बना। तो इसलिए ये समाज कल्याण विभाग से संबंधित दोनों महिलाएं संगठन से हैं, महिला संगठन से, इसलिए इन्हें पूरी जानकारी थी। और इसीलिए इन्होंने अगले में दिया गया है अप्रैल 1919, दफ्तर के एक आम दिन, मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। क्योंकि ये वही बार बार वही समस्याएं आ रही हो, किसी भी बात पे नहीं बताई। मुझे बड़ी शर्म आती है पर जब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। उसमें उसी समस्या का समाधान, जो समस्या वो बताती हैं, मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं, मुझे अपने बैंक खाते का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है, वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकती हैं।
ये सारी चर्चा यहाँ पर ये बैठी महिला को अपनी सुनानी, क्योंकि ये दफ्तर समाज कल्याण विभाग का है जहाँ पर महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के पहुँची हैं। अब उन्हीं समस्याओं का समाधान करते हुए और अब आगे बढ़ती हैं कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। तभी बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसी का जवाब देते हुए वो बताती हैं कि ये फौजदारी का है। यदि हम उसमें नहीं जाएं, क्योंकि जब हम कानून दृष्टिकोण से जाते हैं तो कानून के आधार पर, उसी के आधार पर हमें मुकदमा चलाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर देखा ये सर्किल किया जा रहा है, क्योंकि इनको ये समझा रही हैं कि किस प्रकार से हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगले चित्र में आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही है। हमने कई महिलाओं को आप बीती सुनी। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे पर निपटने के लिए एक नए नागरिक कानून होना चाहिए। ये जन सुनवाई है, ये सर्किल बना हुआ है, ये जन सुनवाई है, लोगों की सुनवाई है, और एक व्यक्ति समाज उसमें को सजेशन दे रही किस तरह से इसका समाधान है, क्योंकि आए दिन ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरे चित्र में 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन के कलेक्टिव राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। यहाँ पर लोग बैठे हैं और आप उस घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा कानून में बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और अधिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कई प्रकार से वो लोग चर्चा की गई हैं कि किस प्रकार से का समाधान किया जाए। अगले चित्र में आप देखते हैं, विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठक की गई, क्योंकि ऐसे ही कोई भी विधेयक पास नहीं होता है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहती थी, उन्होंने आंदोलन किया और प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया था। इस विधेयक को कोई भी विवाद नहीं जो हमने सुनाई थी। इस विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। संवाददाता सम्मेलन में बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके और अंत में जाकर के कई महिला संगठनों, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। संसदीय स्थायी समिति ने मानवीय सदस्यम विधेयक की बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा की सहमत नहीं है। इस कानून में बच्चों को अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। तो इस प्रकार देखा यहाँ पर कई लोगों के पास चर्चा हुई। 2000 दिसंबर में स्थायी ये लोग समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी थी। सिफारिशें सौंपने के बाद लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट भी महिला संगठन की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर दिया गया था। 2005 में संसद के सामने यह नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों में मंजूरी मिल जाने के बाद फिर उसे कहाँ भेजा था? राष्ट्रपति के पास स्वीकृत के लिए भेज दिया गया और 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। इस प्रकार कई आंदोलन होने के उपरांत फिर ये जाकर के विधेयक लागू हुआ। यहाँ पर अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह नया कानून क्या है, कुछ लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह पहला कानून है, बता रहे हैं कि जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी महिला पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी।
तो इस प्रकार ये 2006 में एक ऐसा महिला संबंधित कानून पारित हुआ जिसका अंत में यहाँ पर यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने वाली महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा या खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, इसे इस बात ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया उन्हें सचमुच लागू किया जाए, क्योंकि ये पारित हो चुका है। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगला टॉपिक आता है कानून में नागरिकों की भूमिका। आता है कानून की नागरिकों की भूमिका क्यों होती है, क्योंकि कोई भी समस्या जनता से, नागरिकों से होती है, और जब वो विवादित हो जाती है तो उसके लिए अंतिम निर्णय कानून बनाना ही रहता है। क्योंकि जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकती है। क्योंकि वहाँ देखा, इस कानून को पारित करने के लिए महिला संगठन के द्वारा फिर ये संसद में गया, और संसद में दोनों सदनों ने इसको देखा और समस्या करने के बाद राष्ट्रपति से फाइनल हस्ताक्षर करने के लिए भी उसको भेजा गया, तब जाकर ये विधेयक पारित हुआ। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम समस्याओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। कानून बनाने में नागरिकों की जो भूमिका थी इसी कारण अहम रही है, क्योंकि यहाँ पर कानून के समक्ष के दायरे में रहकर ही किसी भी विधेयक को हम पारित कर सकते हैं और एक नए कानून के रूप में उभर के आ सकता है। और समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो आम जनता की उससे उत्पन्न होती है। तो मैं यहाँ पर एक दिया गया है कि जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है, क्योंकि इन हालात से उभरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं। इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। यहाँ पर इक्वल रिलेशंस और वायलेंस फ्री, यहाँ बराबरी रिश्ते हिंसा से मुक्त, एक स्लोगन दिया गया है। इक्वल रिलेशनशिप्स आर वायलेंस फ्री।